Dear students, good morning all of you. आज की ऑनलाइन क्लास में हम 10th क्लास में सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है उसमें हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके साथ आज की हमारी क्लास में हम फ्रेडरिक सोरो के बारे में हम पढ़ेंगे। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। यूटोपियन के बारे में देखेंगे। एंड व्हाट इज ए नेशन इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। लेट अस सी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये सुंदर पेंटिंग देखिए। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाई गई है। एक पेंटर है जिसका नेम है फ्रेडरिक सोरियू। तो उसके द्वारा ये पेंटिंग जो है बनाई गई है। इस पेंटिंग को सबसे पहले आपको देखना है, समझना है। इसमें बता रखा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरू 1848। ये जो पेंटिंग तैयार की गई है ये फ्रेडरिक सोरू के द्वारा 1848 में बनाई गई है। और ये ड्रीम है फ्रेडरिक सोरू का। ड्रीम किस संबंध में है? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य, ये एक ड्रीम है फ्रेडरिक सोरू का जिससे संबंधित ये प्रिंट तैयार की गई है। और ये जो इसमें क्या बताया गया है? द पैक्ट बिटवीन नेशंस। नेशंस के बीच में जो पैक्ट हुए यानी राष्ट्रों के बीच में जो संधि हुई उससे संबंधित ये प्रिंट है और फ्रेडरिक सोरू के द्वारा ये प्रिपेयर की गई है। देखते हैं फ्रेडरिक सोरू के बारे में हम जानते हैं। In 1848, Frederick Soru, a French artist। तो हिस्ट्री में इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे फ्रेडरिक सोरू कौन था? तो फर्स्ट लाइन में ही आपके आंसर जो है तैयार हो जाएगा, फ्रेंच आर्टिस्ट था ये। तो 1848 में जो है फ्रेडरिक सोरू, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। तो फ्रेडरिक सोरू जिसने 1848 में एक पेंटिंग तैयार की थी, यानी 4 चित्रों की एक श्रृंखला उसने तैयार की थी। प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। 4 प्रिंट्स जो है उसने तैयार की, जिसमें उसने क्या बताया? विजुअलाइजिंग हिम ड्रीम, उसका जो ड्रीम था ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उसने सपनों का एक संसार इसकी रचना की जो उसके ऑन वर्ड्स में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बना हुआ था, एज ही कॉल्ड देम। ये उसके शब्दों में है। यानी उसने जो प्रिंट्स तैयार की उसका जो उसने नेम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके
उसने जो प्रिंट तैयार की उसका नेम क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। द फर्स्ट प्रिंट, अगर हम फर्स्ट प्रिंट की बात करें, फिगर नंबर 1, यही है फिगर नंबर 1 आपके, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिगर नंबर 1 ऑफ द सीरीज शो द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो फर्स्ट श्रृंखला है पिक्चर की, उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग बताए गए हैं। इसमें यूरोप के लोग भी है और अमेरिका के लोग भी इसमें बताए गए हैं। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज, इसमें सभी उम्र के आदमी हैं, औरतें भी दिखाई गई है। एंड सोशल क्लासेस, विभिन्न वर्गों के पीपल्स इसमें हमको शो किए गए हैं। क्या कर रहे हैं ये? मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, ये क्या कर रहे हैं? एक लंबी कतार में जो है जा रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाई इट। और स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा, इसकी वंदना करते हुए इसको पास कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है और इसके पास में देखिए आप कितनी लंबी लाइन आई है। तो ये इसकी वंदना करते हुए मार्च कर रहे हैं, यानी इसकी वंदना करते हुए इसके पास से ये जा रहे हैं, वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। एज यू वुड रिकॉल, आपको ये याद होगा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ये आपको रिमेंबर होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया। कलाकारों ने स्वतंत्रता को किस रूप में उन्होंने दर्शाया? महिला के रूप में। उसने स्वतंत्रता को जो है उन्होंने महिला का रूप दिया, फीमेल फिगर दिया। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। तो यहाँ पर भी हम इस प्रतिमा को देख सकते हैं। ये प्रतिमा आप देखिए, उसके वन हैंड में क्या है और दूसरे हैंड में क्या है। तो हम देखते हैं कि ये जो लिबर्टी है, ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, इसमें ज्ञानोदय की जो मशाल है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हो, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड। उसके वन हैंड में क्या है? ज्ञानोदय की मशाल है, मशाल से सी, उसके एक हाथ में जो है ज्ञान की मशाल है, ये आप देख सकते हो, ये ज्ञान की मशाल। और दूसरे हाथ में आपके क्या है इसके? एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र उसने ले रखा है। ऑन द अर्थ इन द foreground of the image lie the scattered remains of the symbols of absolutist institutions। और प्रतिमा के सामने अगर हम जमीन पर देखें तो जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है उसके अवशेष बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हो इसमें ये वाले रिमेन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये किसके प्रतीक है? ये आपके जो निरंकुश शासन होता है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो होता है, उसके अवशेष ये यहाँ पर गिरे हुए, यानी जो निरंकुश शासन है उसका शासन समाप्त हो चुका है और प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो चुकी है। तो ये इसका प्रतीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के ये रिमेन्स है जिनको आप जमीन पर बिखरे हुए देख सकते हो।
तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, ये इसमें न्यू वर्ड्स में बता रखा है आपके। एब्सोल्यूटिस्ट देख लेते हैं हम। लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, यानी ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। तो यहाँ पर पहले एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उसको नष्ट कर दिया गया, उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक सरकार बनी है। तो एब्सोल्यूटिस्ट किसे कहेंगे हम? ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। नेक्स्ट, इन हिस्ट्री, इतिहास में, द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटरीज्ड एंड रिप्रेसिव। तो अगर हम इतिहास में देखें तो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश कहा जाता है जो बहुत सेंट्रलाइज होती है, केंद्रीकृत होती है, इसके अलावा सैन्य बल पर आधारित होती है, मिलिटरीज्ड एंड रिप्रेसिव होती है और दमनकारी होती है। यानी अगर हम इतिहास में इसकी डेफिनेशन करें, इतिहास के संदर्भ में अगर हम एब्सोल्यूटिस्ट को देखें तो इस प्रकार की राजशाही, मोनार्चिकल कहते हैं, राजशाही, राजा के ऊपर जो आधारित जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम मोनार्चिकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ऐसी मोनार्चिकल गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज होती है, जो मिलिटरीज्ड होती है, जो रिप्रेसिव होती है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है। निरंकुश सत्ता, निरंकुश राजशाही, निरंकुश गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। तो यहाँ पर भी जो निरंकुश एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनका ध्वंसावशेष ये यहाँ पड़ा हुआ है, रिमेन्स यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं, यानी इसकी सत्ता समाप्त हो चुकी है, इसलिए इनको जो है रिमेन्स के रूप में बताया है। जो अवशेष है वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के हैं। तो ये बोल्ड अक्षर में दे रखा है, तो इसको आपको नोट्स के रूप में आपको तैयार करना है कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सोरो यूटोपियन वाइजन। सोरयू के यूटोपिया में, सोरयू ने एक बुक लिखी थी, उसका नेम है यूटोपियन। यूटोपियन वाइजन, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। सोरयू ने एक यूटोपिया लिखा, तो यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में जो है बटे हुए हैं और जिनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो फ्रेडरिक सोरो ने यूटोपिया लिखा, यूटोपिया में अलग दुनिया के जो पीपल है, दुनिया के जो लोग हैं, वो अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं और जिनकी पहचान हम कपड़ों से कर सकते हैं और फ्लैग से कर सकते हैं। फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। और लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे। इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये दोनों इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो उस समय तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे
दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। ये दोनों जो स्टेट्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, जो इसका लीडिंग कर रहे थे, वो ऑलरेडी जो है नेशन स्टेट्स के रूप में इनका उदय हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रांस आइडेंटिफाइएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर। फ्रांस क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे? द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, जो क्रांतिकारी तिरंगा है उससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। हैज जस्ट रीच्ड द स्टेच्यू, प्रतिमा के पास जो है वो जस्ट पहुंचा है अभी अभी। ये जो फ्लैगधारी जो पीपल्स है उसकी पहचान हम फ्रांस के रूप में कर सकते हैं। ट्राई कलर ले रखा इन्होंने, और हम फ्रांस के रूप में जो इसकी पहचान कर सकते हैं, ट्राई कलर, रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के रूप में हम इसकी पहचान कर सकते हैं। है जस्ट रीच्ड द स्टेच्यू, स्टेच्यू के पास में अभी अभी पहुंचा है, उसकी पहचान हम फ्रांस के रूप में कर सकते हैं। और सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और इनके पीछे पीछे जर्मनी के लोग भी आ रहे हैं। जर्मनी के जो पीपल्स है वो भी फॉलो कर रहे हैं, यानी सबसे आगे फ्रांस के पीपल है और उसके बाद में जर्मनी के पीपल भी जो है वो इसके पीछे है। बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिनका जो फ्लैग है वो ब्लैक कलर का है, रेड कलर का एंड गोल्ड कलर का है। इनके पीछे जो और जो आ रहे हैं वो जर्मनी के पीपल है, उन्होंने भी फ्लैग को ले रखा है और उनके फ्लैग का कलर जो है वो है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। सुनहरा झंडा जो है ये थामे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली, ये दिलचस्प है, at the time when Soro created this image, the German people did not yet exist as a united nations। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस समय सोर यू ने ये प्रिंट तैयार की थी, तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा जो है वो नहीं बने थे। ये जो जर्मनी के जो लोग थे, जब इस सोर यू ने इस प्रिंट को, इस इमेज को तैयार किया था, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशंस। तो जर्मनी के लोग जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitutions। जो झंडा वो पकड़े हुए हैं ये 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की उनकी इच्छा थी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, जर्मनी के लोगों के बाद में, जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव, ऊपर स्वर्ग से, हेवन से, क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गैज अपॉन द सीन। तो इस प्रिंट में अगर हम देखें तो इस प्रिंट के ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं। आप भी देख सकते हो इस प्रिंट में। आप देखिए ये जो फरिश्ते हैं, सेंट है, ये सारे जो है इस दृश्य को जो है देख रहे हैं, नजर डाले हुए हैं, नजरें जमाए हुए हैं।
तो हम भी देख सकते हैं कि जो फरिश्ते हैं, जो सेंट्स हैं, वो इस दृश्य को देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये सीन। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। चित्रकारों ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, फ्रेटर्निटी के रूप में किया है। फ्रेटर्निटी के सिंबल के रूप में इन क्रिस सेंट्स एंड एंजल्स का यूज इन्होंने इसलिए किया है इस सीन में, किसके लिए? सिंबल्स फ्रेटर्निटी, भाईचारे के प्रतीक के रूप में जो है इन्होंने इनका सिंबल के रूप में इनका यूज किया है। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय शोरो इन फिगर 1। तो इस चैप्टर में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शोरयू ने इस प्रिंट में की है। वो जो बहुत सारे इशू है इसमें आएंगे आपके इस चैप्टर में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट अ स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में जो है चेंज ला दिया, चेंजेज किया। किसमें किया? इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। यूरोप का जो मेंटल वर्ल्ड था, पॉलिटिकल वर्ल्ड था, इसने जो है चेंजेज ला दिया। किसने चेंजेस ला दिया? नेशनलिज्म ने, राष्ट्रवाद ने जो है परिवर्तन ला दिए। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेज वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। जो वंशीय राज्य थे, डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप में, उनकी जगह किनका इमर्ज हुआ? नेशन स्टेट का, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ये जो चेंजेज आए, ये इन चेंजेज ने यूरोप में जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, उनकी जगह नेशन स्टेट का इमर्ज कर दिया, नेशन, राष्ट्र राज्य का उदय कर दिया इन चेंजेस ने। जो चेंजेज आए थे यूरोप में, इन चेंजेस ने जो है मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह नेशन स्टेट का इमरजेंस किया, उदय हुआ। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. यूरोप में अगर हम देखें तो लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हुए जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता केंद्रीय शक्ति थी। तो इस प्रकार के आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से जो परिभाषित क्षेत्र था, उसमें परिभाषित जो क्षेत्र था उसमें प्रभुसत्ता जो थी वो एक केंद्रीय शक्ति की थी। But a nation state was one in which the majority of its citizen, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके रूलर्स बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में
एक साझा पहचान का भाव ये भी था, और साझा इतिहास भी थी, और विरासत की भावना भी थी। नेशन स्टेट का जो उदय हुआ उसमें जो जो न केवल सिटीजन्स बल्कि जो रूलर्स थे, उसमें किसका डेवलप हुआ? सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। एक तो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का डेवलप हुआ, और शेयर्ड हिस्ट्री एंड डिसेंट, विरासत की भावना, साझा इतिहास, इस प्रकार की भावना भी नेशन स्टेट में आई। दिस कॉमननेस did not exist from time immemorial. साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी। ये जो भावना थी, कौन सी भावना? कॉमन सेंस की भावना। ये इमेमोरियल नहीं थी, इट वाज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स। ये संघर्षों के कारण पैदा हुई, थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स। लीडर्स के जो एक्शंस थे, नेताओं की जो सरगर्मियां थी, जो एक्शंस थे, उनके कारण ये भावना आई। एंड द कॉमन पीपल, और जो सामान्य लोग थे, आम लोगों की जो एक्टिविटीज थी, उसके कारण ये निर्मित हुई थी। This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being 19th century in Europe. तो इस चैप्टर में उन विविध प्रोसेस पर जो है हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स का जो उदय हुआ 19th सेंचुरी में इन यूरोप में, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने जिन टॉपिक्स का अध्ययन किया था, उसमें फ्रेडरिक सॉरियू था। फ्रेडरिक सॉरियू कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स तैयार किए, और उसने नेम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इसके अलावा हमने एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में पढ़ा। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, अगर हम हिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज होती है, मिलिट्रीज्ड होती है, रिप्रेसिव होती है, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूटोपियन। तो यूटोपियन भी जो है एक कल्पना आदर्श है, a vision of society that is so ideal, एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी आदर्श है, that it is unlikely to actually exist, जिसको साकार करना नामुमकिन है। इस प्रकार का एक कल्पना आदर्श जो फ्रेडरिक सॉरियू ने तैयार किया था। ये जो यूटोपिया है, ये यूटोपिया जो है फ्रेडरिक सॉरियू की ही रचना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। जो हमारा टॉपिक होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।